Welcome to all of you in this lecture of class 12th chapter current electricity. In this lecture we will study about parallel combination of cells of different EMF and then फॉर आइडेंटिकल सेल्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सेल्स का सीरीज कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस एंड इक्विवेलेंट ईएमएफ, फिर हमने आइडेंटिकल सेल के लिए पढ़ा था और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए हुए थे। अब हम आज के इस लेक्चर में पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ेंगे। पहले डिफरेंट ईएमएफ पे बात करेंगे और फिर बात करेंगे सेम ईएमएफ। तो हम पहले दो सेल लेके चल रहे हैं। आप ये मान के चलेगा, मान लो एक सेल हमारे पास है E1 जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस है R1 और एक दूसरा सेल हम ले रहे हैं यहाँ पर सेल E2 और जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस है R2। और ये मान लीजिएगा कि दोनों ही जो सेल हैं E1 और E2 ये हमारे पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में ये दो सेल हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि पैरेलल में कनेक्ट हैं। ओके, दिस इज सेल E1 इंटरनल रेसिस्टेंस R1 और सेल E2 इंटरनल रेसिस्टेंस R2। तो हम पैरेलल में इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा अगर हम दोनों सेल को रिप्लेस कर दें। अगर हम इसके लिए बात करें कि मान लीजिए हम इसका एक इक्विवेलेंट बनाना चाहते हैं कि दो सेल की जगह पर हमारे पास एक ही सेल आ जाए और इंटरनल रेसिस्टेंस एक आ जाए ए और बी के बीच में जो कि ई इक्विवेलेंट हो और रेसिस्टेंस आर इक्विवेलेंट। तो ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट यानी कि दोनों की इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा। तो किरचॉफ लॉ से हम इसको भी करेंगे। मान लीजिए जो सेल E1 है इससे मान लीजिए करंट फ्लो हो रहा है I1 और सेल E2 से करंट फ्लो हो रहा है I2 और दोनों ही I1 और I2 मिलकर के I करंट और सेल ये जो है कहीं बैटरी से बाहर कनेक्ट होगा सिस्टम जिसको हम शो नहीं कर रहे हैं और ये I करंट फिर से इस एंड पर एंटर करेगा। और हमने किरचॉफ लॉ में एक कंडीशन मैंने आपको बताई है कि अगर बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स अगर कहीं पर कोई नेटवर्क बन रहा है तो हम जिस सेल से जितना करंट लेंगे उतना ही उसमें वापस भी जाना चाहिए। अगर इससे I2 करंट ले रहे हैं तो इसमें I2 करंट शुड बी रिटर्न और इसमें अगर I1 ले रहे हैं तो I1 करंट इसको हमें रिटर्न करना होगा। तो जो ये I से I1 करंट इसमें चले जाएगा और I2 करंट इसमें आ जाएगा फिर से। ओके, अब किरचॉफ लॉ लगा लेते हैं। तो हम इसमें कुछ पाथ डिसाइड कर देते हैं। इसके लिए ये A है, मान लीजिए A पॉइंट और यहाँ पर ये पॉइंट हमारा B है। तो बीच में अगर मान लीजिए हमने कुछ नाम दे देते हैं या इसको हम दे देते हैं, देखिएगा A इस पॉइंट को ओके कुछ भी नाम दे दीजिए। हमने इसको नाम दे दिया P, यहाँ हमने नाम दे दिया Q, दिस इज R एंड सपोज दिस इज S। ओके, तो हमने इसको ऐसे बना दिया सिस्टम को। तो किरचॉफ लॉ लगाइए। ओके, बाय किरचॉफ सेकेंड लॉ से हम चलेंगे, किरचॉफ सेकेंड लॉ। तो किरचॉफ सेकेंड लॉ इसके लिए अब आपको पाथ बताना होगा। पहले हम चलते हैं APQB पाथ जो मैंने डिसाइड किया है दैट इज APQB। तो इस पाथ के लिए देखिए यहाँ से अगर हम चलें A पॉइंट पर पोटेंशियल मान लीजिए VA है, दिस इज पॉइंट A और यहाँ पर अब हम पाथ हम ऐसे जा रहे हैं, हमारा पाथ ऐसे है। ओके, दिस इज पाथ। ओके, तो करंट के अपोजिट जा रहे हैं। तो पहले हमें सेल मिल रहा है यहाँ पर सेल, यहाँ से करंट I1 आएगा, यही I1। तो सेल में हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो मैंने बताया था आपको कि हम -E1 लिखेंगे। फिर यहाँ से करंट इधर आ रहा है, हम करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो प्लस I करंट है I1 और इंटरनल रेसिस्टेंस R1। ओके, ऐसे पहुंचते हम B पॉइंट पर पहुंच गए। तो ये सारा का सारा पोटेंशियल हो जाएगा B पॉइंट के पोटेंशियल। A से जो भी पोटेंशियल पर हम पाथ के लाएंगे, पोटेंशियल पर जितने भी चेंज आया वो हमेशा B के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से VA माइनस VB दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम निकालें हैं तो ये बन जाएगा E1 को इधर ले जाइए तो प्लस E1 माइनस I1 R1। ओके, तो ये बन गया हमारे पास VA माइनस VB E1 माइनस R1। अब यहाँ से हम मान लीजिए ये जो VA माइनस VB जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम मान लेते हैं V, ये V पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो V इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। अब यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है करंट की, ठीक, क्योंकि तो हम यहाँ पर अभी हम किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाएंगे। तो ये जंक्शन है तो I1 और I2 जंक्शन की ओर आ रही है और बाहर कितनी जा रही है I। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए I1 प्लस I2 इक्वल टू I बाय कैसे, किरचॉफ फर्स्ट लॉ से।
या तो I1 प्लस I2 इक्वल टू I लिख दीजिए या I इक्वल टू I1 प्लस I2। तो पहले यहाँ से I1 करंट हम निकालेंगे, तो I1 कितना हो जाएगा देखिएगा, हम इसको इधर ले आए अगर I1 R1 इक्वल टू E1 माइनस वी, तो I1 इक्वल टू E1 माइनस वी अपॉन R1, ये करंट हमारी I1 करंट निकल गई। ओके, अब ऐसे ही देखिएगा, अब हम चलते हैं इस वाले पाथ के अलोंग, दूसरा पाथ ये ARSB, ठीक है, दूसरे वही किरचॉफ लॉ हम लगा रहे हैं अलोंग पाथ ARSB से जा रहे हैं, तो लगाइए, देखिए पोटेंशियल यहाँ पर VA, फिर सेल में हायर टू लोअर जा रहे हैं, प्लस टू माइनस, तो माइनस E2 इसका EMF, करंट यहाँ से I2 ऐसे आ रहा है, लेकिन हम करंट के अपोजिट जा रहे हैं, तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाएंगे, तो प्लस हो जाएगा हमारे पास I2 इंटू R2, इसमें पोटेंशियल ड्रॉप I2 R2, ठीक, मीन्स पोटेंशियल गेन होगा क्यों, तो हम यहाँ पर ज़्यादा पोटेंशियल, ठीक, I2 R2, और ऐसे हम पहुँच गए इक्वल टू B पॉइंट के पोटेंशियल VB पर। ओके, तो इससे देखिएगा VA माइनस VB हो गया हमारा, इस माइनस E2 को इधर भेज दीजिए, E2 माइनस I2 R2। ओके, तो इसको भी हम कॉमन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे यहाँ पर VA माइनस VB को हमने V एज्यूम किया, ऐसे VA माइनस VB यहाँ पर भी V होगा, तो V इक्वल टू E2 माइनस I2 R2। ओके, तो यहाँ से भी I2 की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा I2 R2 इक्वल टू E2 माइनस V, तो I2 इक्वल टू E2 माइनस V अपॉन R2। ओके, सो दिस इज करंट I1 एंड दिस इज करंट I2। अब देखिए, या तो इस जंक्शन पॉइंट A पर बात करें या पॉइंट B पर, किरचॉफ फर्स्ट लॉ से जंक्शन की ओर आने वाली करंट इक्वल टू जंक्शन से बाहर जाने वाली करंट, या जंक्शन से बाहर जाने वाली इक्वल टू जंक्शन की ओर आने वाली, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक, तो बाई किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, ये हम बात कर रहे हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ से, जो हमारा करंट I हो जाएगा ये हो जाएगा I1 प्लस I2 के बराबर हो जाएगा, ठीक, तो यहाँ पर करंट जो टोटल करंट I है इक्वल टू सर्किट में I1 की वैल्यू यहाँ से रखिए और I2 की वैल्यू यहाँ से रखिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, I1 है E1 माइनस V अपॉन R1, E1 माइनस V अपॉन R1, प्लस I2 हो जाएगा प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। ओके, अब यहाँ से देखिए हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर रहे हैं कैसे, I इक्वल टू, मैं इसको R1 से अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1, ऐसे इसको लिख सकते हैं E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2, ठीक है। अब नेट करेंट देखिए, जो नेट करेंट I इक्वल टू हो जाएगा, E1 और E2 को एक साथ ले लेते हैं, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, ये मैंने इन दोनों को एक साथ ले लिया और इनको ऐसे ब्रैकेट में रख दे रहे हैं। अब हमारे पास बचा माइनस V अपॉन R1 और एक और टर्म बचा माइनस V अपॉन R2। यहाँ से क्या करिए, देखिए माइनस V कॉमन ले लीजिए, ठीक, और क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस V अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम इक्वेशन निकालेंगे, देखिए यहाँ पर जो इक्विवेलेंट V इक्विवेलेंट होगा, V इक्विवेलेंट होगा A और B के बीच में, वो होगा E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट, ये होगा ना A और B के बीच में जो इक्विवेलेंट सेल बनेगा। तो इस इक्वेशन को भी हम V इक्वल टू E माइनस आई आर के टर्म में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिएगा V के लिए अगर मैं वैल्यू लिखूं तो पूरे सिस्टम को यहाँ ले आइए, माइनस V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 को लेफ्ट साइड ले आइए और I को RHS में भेज दीजिए। तो इससे क्या बन जाएगी इक्वेशन, ये जब इधर आएगा तो माइनस से प्लस आएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये तो यहीं रहेगा RHS में, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, ये जो प्लस I है ये यहाँ हो जाके हो जाएगा माइनस I, समझ रहे हैं। अब हम इसको V के फॉर्म में लिखें तो V के फॉर्म में ये इससे डिवाइड हो जाएगा, ये इन दोनों के किस में चले जाएगा, अपॉन में चले जाएगा। ओके, तो आप पहले यहाँ तक वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, फिर मैं इसको आगे सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए इसको मैं यहाँ पर रफ कर दे रहा हूँ, ठीक। तो इस इक्वेशन के बाद हम केवल लास्ट इक्वेशन में यहाँ पर रख रहा हूँ, बाकी देखिएगा। ओके, तो ये हमारे पास लास्ट लाइन बची थी, V
तो 1/r1 प्लस 1/r2 इक्वल टू E1/r1 प्लस E2/r2 माइनस आई। तो V निकालना है तो इसको अपॉन में भेज दीजिए, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से E1/r1 प्लस E2/r2, साथ में हमारा माइनस आई डिवाइड बाई, ये पूरा अपॉन में चले जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2। अब आप अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, तो अलग अलग आप डिवाइड करते हैं तो V इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास E1/r1 प्लस E2/r2, इसको हम एक साथ डिवाइड कर दे रहे हैं 1/r1 प्लस 1/r2 से, ठीक, माइनस आई के साथ इसको अलग से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस आई अपॉन 1/r1 प्लस 1/r2। दिस इज इक्वेशन नंबर, इसको हम बना देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये मेन इक्वेशन हमारे पास आ गई, ठीक है, ये मेन चीज़ हमारे पास आई। अब हम इसका कंपेयर करेंगे, ये V इक्विवेलेंट आ गया A और B के बीच में, हम इसको V इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं, ठीक। तो इसकी कंपेयर करेंगे हम इस इक्वेशन के साथ, V इक्विवेलेंट इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस R इक्विवेलेंट, कंपेयरिंग, समझिएगा आप, कंपेयरिंग विथ, कि तो हम इक्विवेलेंट EMF निकालना चाह रहे हैं, तो इसके लिए क्या बनेगा V इक्विवेलेंट इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस R इक्विवेलेंट। मान लो दो सेल को एक ही सेल से रिप्लेस कर दिया जिसका इक्विवेलेंट EMF दोनों के बराबर है और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस दोनों के बराबर इक्विवेलेंट है, तो उसकी इक्वेशन ये बनेगी, ठीक। कंपेयरिंग विथ दिस वन, इक्वेशन 2। तो देखिए E इक्विवेलेंट की जगह पर क्या है, देखिए E इक्विवेलेंट की जगह पर ये टर्म है और R इक्विवेलेंट की जगह पर क्या है 1/, देखिए यहाँ से आप कंपेयर करके देखेंगे तो देखिए क्या आएगा, E इक्विवेलेंट जो आ रहा है पैरेलल में वो ये टर्म आ रहा है हमारे पास, पूरा ये टर्म E1/r1 प्लस E2/r2 डिवाइड बाई 1/r1 प्लस 1/r2, ये टर्म हमारे पास इक्विवेलेंट EMF आ गया। हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो और या तो आप इसको इस फॉर्म में रखिए या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा E इक्विवेलेंट इक्वल टू, आप ऊपर भी R1 R2 एलसीएम लीजिए और नीचे भी R1 R2 एलसीएम लेंगे। जब ऊपर R1 R2 एलसीएम लेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा E1 R2 प्लस E2 R1 और नीचे ये क्या होगा R1 R2, यहाँ भी एलसीएम आएगा वो, तो ऊपर बनेगा R2 प्लस R1 अपॉन R2 प्लस R1। देखिए तो जो R1 R2 यहाँ पर एलसीएम आएगा, जो R1 R2 यहाँ पर एलसीएम आएगा वो क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो E इक्विवेलेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो जनरली हमें जब जहाँ पर जैसे फॉर्मूला समझना होगा हम उसको या तो इस फॉर्म पे लिखें या इस फॉर्म पे लिखें, ठीक। ऐसे ही सेकेंड चीज़ है हमारे पास R इक्विवेलेंट। तो जो R माइनस R इक्विवेलेंट क्या आ रहा है, देखिए अगर आप इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करते हैं तो R इक्विवेलेंट की जगह पर क्या है 1/, देखिए ये है, इस चीज़ को आप समझिए, 1/, है हमारे पास 1/r1 प्लस 1/r2, ये हमारे पास हमारा R इक्विवेलेंट ये चीज़ है 1/r1 प्लस 1/r2। तो यहाँ से हम 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए क्या कह रहा हूँ मैं, तो अगर R इक्विवेलेंट ये आया कंपेयर करके ना, तो 1/r इक्विवेलेंट क्या आएगा, रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो 1/r1 प्लस 1/r2। तो दिस इज द फॉर्मूला, ठीक। तो 1/r इक्विवेलेंट करके आप इनको डायरेक्ट ऐड कर देंगे 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है, और इक्विवेलेंट EMF का फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया, ठीक। तो ये हमारे पास है फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले में आप एक इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर हमारे पास मान लीजिए किसी एक सेल की पोलैरिटी अगर चेंज हो जाए, मीन्स अगर E2 अगर रिवर्स होता तो इक्वेशन में और कहीं पर कोई चेंज नहीं आएगा किरचॉफ लॉ से, बस इक्वेशंस में जो हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस E2 बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर जो E2 वाला टर्म है वो माइनस हो जाएगा। अगर मान लीजिए E1 रिवर्स है तो E1 वाले की जगह पर माइनस आ जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं होंगे। मीन्स अगर ये सेल E1 होगा और इसको अगर रिवर्स कर दें तो फॉर्मूले में यहाँ पर जो आ जाएगा आपका माइनस साइन आ जाएगा, E1R2 माइनस E2R1 अपॉन R2 प्लस R1, या सिंपली आप इसको R2 प्लस R1 लिख लीजिए, या फिर आप इसको R1 प्लस R2 प्लस R1 को R1 प्लस R2 भी हम लिख सकते हैं, ओके। सो ये हमारे पास इक्विवेलेंट EMF है जब सेल ऑफ डिफरेंट EMF आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और ये हमारे पास है जब
सॉरी, ये है हमारे पास इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस, जब सेल किस में कनेक्ट हो, पैरेलल में कनेक्ट हो, ओके, हैविंग डिफरेंट ईएमएफ। तो आप इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिएगा, ओके। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब इसी कंसेप्ट पे हम इसको थोड़ा सा एक दूसरे फॉर्म में इस इक्वेशन को लिख रहे हैं, उसको भी आप समझिएगा। देखो क्या है, अब ये जो इक्वेशन है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन को, जो हमारे पास इक्वेशन है E इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अगर मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, ये जो अपॉन में है इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इक्वेशन बन जाएगी E इक्विवेलेंट इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। अब जो ये 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 है, दो सेल के लिए हमने बात किया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। तो देखिएगा E इक्विवेलेंट अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 की जो आप लिखेंगे इंटू 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट से बन जाएगा अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू हमारे पास बचेगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। ये भी आपको नोट करना है, ठीक। अब मान लीजिए हमारे पास यही सेल हों और ये जो सेल हैं डिफरेंट ईएमएफ के सेल हों, ये सेल जो हैं हमारे पास डिफरेंट ईएमएफ के हैं और n सेल हों, डिफरेंट ईएमएफ के अगर n सेल हों तो देखिएगा फॉर n सेल्स के लिए ये इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू, ये बन जाएगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 प्लस सो ऑन अप टू, ये चलेगा हमारा n टाइम्स। ये रेशियो है E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट का रेशियो है, ये केवल E इक्विवेलेंट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, जो E इक्विवेलेंट है उसका फॉर्मूला तो यही है, ठीक है। या उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, E इक्विवेलेंट को E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 इंटू R इक्विवेलेंट, या जनरल फॉर्म हम इसको यूज करेंगे, ठीक। तो कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर लीजिएगा। ऐसे ही अगर n रेसिस्टेंस n हो तो n सेल्स के लिए अगर हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहें डिफरेंट ईएमएफ के, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू, जैसे 2 के लिए है 1 अपॉन R1 प्लस R2, तो n के लिए चलेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 सो ऑन अप टू n टाइम्स, ओके। So this is about the parallel combination of cells having different EMFs. Okay. Now next case हम इसमें डिस्कस करेंगे parallel combination of identical cells, n identical cells। उसमें हम बात करेंगे कि उसमें हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, ठीक। तो देखिएगा parallel combination of, हेडिंग में चेंज कर दे रहा हूँ, n identical cells, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ n आइडेंटिकल सेल्स। तो n आइडेंटिकल सेल्स के लिए अगर हम बात करें तो देखिएगा, मान लो एक सेल ये है E इंटरनल रेसिस्टेंस, ठीक है, और दूसरा सेल ये है हैविंग E इंटरनल रेसिस्टेंस R, ठीक, और एक सेल ये है E इंटरनल रेसिस्टेंस R, ये कोई सेल है। ऐसे ही मान लीजिएगा हम n सेल जोड़ रहे हैं, हम कितने सेल जोड़ रहे हैं, n सेल्स को हम पैरेलल में जोड़ दें जी, ओके। ये हमने एक और सेल जोड़ दिया, ठीक, जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस R, और सारे के सारे सेल्स को हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम सारे सेल्स को पैरेलल में जोड़ रहे हैं, ओके। ये सर्किट यहाँ पे कनेक्ट है, मान लीजिएगा ये अलग अलग तीनों पाथ हैं, ये भी इससे जुड़ा है और ये वाला भी इस पॉइंट से जुड़ा है A और B के बीच में, ठीक है। तो पॉइंट A और B के बीच में हमारे पास n सेल जुड़े हुए हैं, जिसमें हर एक का EMF E इंटरनल रेसिस्टेंस R, EMF E इंटरनल रेसिस्टेंस R, ER EMF ER और ER। तो हमें बात करना है कि नेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा, और हम इसमें एक और बात ये मान के चल रहे हैं कि मान लीजिए ये सिस्टम किसी एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R से भी जुड़ा है, तो इसमें हम करंट की भी बात करेंगे, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R से भी ये हमारा जुड़ा हुआ है, ठीक। तो सर्किट में नेट EMF कितना हो, ओके। तो देखिएगा मान लीजिए ये हमारे पास अगर ये हैं तो सारे सेल से
हम ये मान के चल रहे हैं कि सबसे करंट लेकर के सर्किट में जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है वो आई करंट फ्लो हो रहा है और वही आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है सर्किट में। और हमारे पास जितने भी सेल हैं सबके कारण जो वो पैरेलल में कनेक्ट हैं और उनके साथ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर किस में कनेक्ट है, ये सीरीज में कनेक्ट है। ये सब पैरेलल में और आर उनके साथ सीरीज में। तो सबका जो नेट इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा, तो देखिए हमने पढ़ा है फॉर्मूला ई इक्विवेलेंट का, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, डिफरेंट रेसिस्टेंस के लिए डिफरेंट ईएमएफ ऑफ सेल्स हैविंग डिफरेंट ईएमएफ। तो फॉर्मूला था E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस अगर n सेल की बात करें E3/R3 सो ऑन अप टू। ओके, और नीचे था हमारे पास 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 सो ऑन अप टू n टाइम्स, ये भी n टाइम्स और ये भी क्या था हमारे पास n टाइम्स था। ठीक, तो अब इसमें देखिए यहाँ पर हर एक सेल का ईएमएफ सेम है, तो E1 E2 E3 और R1 R2 E1 E2 E3 सबका ईएमएफ E और R1 R2 R3 सबका इंटरनल रेसिस्टेंस R। तो यही फॉर्मूला हो जाएगा, ये सब E हो जाएगा और ये R1 R2 R3 की जगह पर सबके ऊपर क्या हो जाएगा R। ऐसे ये कितना हो जाएगा R हो जाएगा। तो देखिए जब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा इक्विवेलेंट ईएमएफ, जब इन सब को आप जोड़ेंगे, अगर E/R 2 टाइम्स जोड़ेंगे तो 2E/R, 3 होंगे तो 3/R, अगर n टाइम्स जोड़ेंगे तो ऊपर ही हमारे पास बनेगा NE/R होल अपॉन, अगर 2 ही होते 1/R प्लस 1/R तो 2/R, 3 होते 3/R, n है तो ये क्या हो जाएगा N/R हो जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे n से n कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा। तो E इक्विवेलेंट कितना आ गया देखिएगा, E इक्विवेलेंट इक्वल टू E। तो सबसे मेन चीज यहां पर क्या होती है देखिएगा कि सर्किट में अगर आप n सेल्स को पैरेलल में जोड़ देंगे, पैरेलल में, ठीक है, तो उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ केवल एक ही सेल के ईएमएफ की तरह काम करता है। तो जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वो एक ही सेल के ईएमएफ के बराबर होता है आपका किस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन। जबकि सीरीज में हमने प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि सीरीज में अगर सेम ऑर्डर में कनेक्ट हैं तो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 ऐड हो जाएगा। कोई अपोजिट पोलैरिटी का है तो जैसे E1 और E2 सेम ऑर्डर, E3 माइनस में तो E1 प्लस E2 माइनस E3, तो वहाँ ऐड होता है विच एल्जेब्रिक कि वो कैसे ऑर्डर में जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पैरेलल में कितने भी सेल्स आप जोड़ दीजिए, आप 1000 सेल जोड़ दीजिए, लाखों में जोड़ दीजिए, सेल्स को आप हंड्रेड्स में जोड़ दीजिए, लेकिन जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वो केवल एक सेल के ईएमएफ के बराबर होगा। अब ऐसे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की बात करते हैं। दूसरा हम बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस। इक्विवेलेंट अगर इंटरनल रेसिस्टेंस की बात करें तो इंटरनल रेसिस्टेंस हमने देखा है क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 सो ऑन अप टू n टाइम्स। ये तो होता है, ये इंटरनल रेसिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर हर एक इंटरनल रेसिस्टेंस, सबका इंटरनल रेसिस्टेंस R है n सेल का, तो 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। ठीक, तो ये अलग से जो हमने जैसे यहाँ पर निकाला था N/R, तो ये कितना हो जाएगा, 2 होते तो 2/R, 3 होते 3/R, तो n टाइम्स में हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू N/R हो जाएगा। ये 1/R इक्विवेलेंट होगा N/R। तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, रेसिप्रोकल कर देंगे तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा R/N। ये सिंपल है कि अगर n आइडेंटिकल रेसिस्टेंस अगर पैरेलल में जुड़े होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R/N। तो ये तो सेल्स का आया। तो इंटरनल आपको ध्यान रखना है, आइडेंटिकल सेल के लिए इक्विवेलेंट ईएमएफ E होता है और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R/N होता है। n क्या है, नंबर ऑफ सेल्स। ओके, n यहाँ पर ध्यान रखना है, नंबर ऑफ सेल्स n 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब हम बात करें ये सर्किट में टोटल करंट I कितना होगा। तो टोटल करंट I के लिए ये R इक्विवेलेंट जो आया ये और R कैसे हैं, सीरीज में है। तो देखिएगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू R/N एंड एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, दूसरे रेसिस्टेंस को हम बोलेंगे एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R इन सीरीज, मीन्स इन सबका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस और ये R सीरीज में है। तो नेट रेसिस्टेंस क्या आ जाएगा, देखिए नेट रेसिस्टेंस
ये हो जाएगा हमारा R प्लस R अपॉन N, यानी कि सीरीज में R1 प्लस R2 होता है, तो R इसका R प्लस इन सब का सम R इक्विवेलेंट दैट इज R अपॉन N। ठीक, तो अब सर्किट का करंट देखिए टोटल करंट कहें या एक्सटर्नल रेसिस्टेंस में करंट कहें, बात एक ही है कि तो इनके साथ ये सीरीज बनेगा तो वो क्या होगा, सेम हो जाएगा करंट। तो टोटल करंट I इक्वल टू, ठीक है, सर्किट का टोटल करंट कितना बनेगा देखिए, ये हो जाएगा नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेसिस्टेंस, नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेसिस्टेंस। तो नेट ईएमएफ कितना आया, या हम इसको बोल सकते थे ई इक्विवेलेंट। तो नेट ईएमएफ टोटल ईएमएफ आ गया ई अपॉन टोटल रेसिस्टेंस कितना है, आर प्लस आर अपॉन एन। तो देखिएगा आर प्लस आर अपॉन एन। तो जो करंट का फॉर्मूला आता है यहाँ पर, ये आता है ई अपॉन आर प्लस आर अपॉन एन। ये आया हमारा करंट का फॉर्मूला। ठीक, तो अब वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कीजिएगा, फिर हम डिस्कस करेंगे इसके केसेस कि R अगर R अपॉन एन से स्मॉल है या R अगर R अपॉन एन से बड़ा है तो हमें कौन से केसेस में सेल्स को पैरेलल में ऐड करना चाहिए। तो अब वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, अब देखिएगा, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इन केसेस को। तो देखिए, ये हमारे पास नेट करेंट का फॉर्मूला है। जो नेट करेंट है या टोटल करेंट I इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर अपॉन एन, ये है पैरेलल में। ठीक, अब यहाँ पर हम एक कंडीशन डालते हैं। पहली कंडीशन, इफ R, जो ये R है, ये मान लीजिए ग्रेटर देन है R अपॉन एन, यानी कि R अपॉन एन के कंपेरिजन में R की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ठीक, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, तो वी कैन नेग्लेक्ट। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन नेग्लेक्ट कर सकते हैं R अपॉन एन, क्योंकि तो R अपॉन एन की वैल्यू R के कंपेरिजन बहुत कम है, या R बहुत बड़ा, कैपिटल R बहुत बड़ा है R अपॉन एन से, तो इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए। तो करंट बन जाएगा हमारे पास I इक्वल टू ई अपॉन आर। तो ई अपॉन आर क्या है, करंट ड्यू टू ओनली वन सेल, सेल का इंटरनल ई अपॉन उसका इंटरनल रेसिस्टेंस, करंट ड्यू टू वन सेल ओनली। तो I इक्वल टू ई अपॉन आर ये बन रहा है, हम इसको कहेंगे इक्वल टू करेंट थ्रू ईच वन सेल ओनली, या ईच सेल ओनली, वन सेल ओनली, केवल एक सेल के बराबर करंट मिली हमें। तो ऐसे में तो हमें अगर R की वैल्यू R अपॉन एन से बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब करंट निकालने के लिए हमें उसमें, हम चाहे इतने सेल जोड़ें, n सेल जोड़ें, 100 सेल जोड़ें या एक सेल जोड़ें, बात एक ही है। तो 100 सेल जोड़ने के बाद भी, 1000 सेल जोड़ने के बाद भी हमें जो करंट मिल रहा है वो केवल एक सेल के बराबर करंट मिल रहा है। कब, जब R जो है आपका बहुत ज़्यादा हो इन कंपेरिजन टू R अपॉन एन। सेकेंड केस लेते हैं अब यहाँ से, दिस इज फर्स्ट केस। सेकेंड केस है इफ R इज वेरी वेरी लेस देन R अपॉन एन। अगर ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R इन सब के इंटरनल रेसिस्टेंस जो इक्विवेलेंट है, पैरेलल इक्विवेलेंट R अपॉन एन, उससे बहुत कम हो, तो ऐसे केस में हम R को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो R की वैल्यू बहुत कम है, तो वी कैन नेग्लेक्ट, इन सच केस वी कैन नेग्लेक्ट R, हम R को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो करंट क्या बन जाएगा देखिए, I इक्वल टू ई अपॉन R को हटा दीजिए तो R अपॉन एन बन जाएगा। ठीक, तो इसको n ऊपर चले जाएगा, तो यही करंट हमारा आ जाएगा I इक्वल टू एन ई अपॉन आर करंट आया। ठीक, तो ये करंट को मैं कैसे लिख रहा हूँ देखिए, I इक्वल टू जो करंट बना एन ई अपॉन आर बना, इसमें n क्या है, नंबर ऑफ सेल्स, टोटल नंबर ऑफ सेल्स, और ई अपॉन आर को हम क्या लिख सकते हैं, ई अपॉन आर है करंट थ्रू वन सेल या ईच सेल ओनली। तो एक सेल के द्वारा मिला करंट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ सेल्स, तो यहाँ पर करंट हमें ज़्यादा मिल रहा है, एक सेल का n टाइम्स मिल रहा है। कब, जब हमें सर्किट में R की वैल्यू कम है R अपॉन एन से। सो वी कैन से इन दिस केस टोटल करंट इक्वल टू नंबर ऑफ सेल्स इनटू करंट थ्रू ईच सेल, करंट थ्रू ईच सेल, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल करंट इक्वल टू करंट थ्रू ईच सेल इनटू नंबर ऑफ सेल्स, मीन्स करंट हमें ज़्यादा मिल रहा है। ठीक, तो हमें सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट कब करना चाहिए,
हमें सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट केवल तभी करना चाहिए जब हमारा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R इन सब की इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R/N से क्या हो, कम हो। ओके, तो यहाँ पर जो रिजल्ट मिलता है पैरेलल में कनेक्ट करने का, वी शुड कनेक्ट, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, ठीक। वी शुड कनेक्ट सेल्स इन पैरेलल ओनली, तब करना चाहिए व्हेन R इज वेरी वेरी लेस देन R, मीन्स जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हो वो कम हो, तभी हमें सेल एंड हर एक सेल से करंट मिलेगा। टोटल करंट जो होगा करंट थ्रू ईच सेल होगा, ठीक, मीन्स नंबर ऑफ सेल्स इनटू करंट थ्रू ईच सेल, हर एक सेल के कारण करंट मिलेगा, ठीक। जबकि अगर R अगर बहुत ज़्यादा है R/N से, तो इतने सेल जोड़ने के बाद भी टोटल करंट उतना ही है जो केवल एक सेल के कारण हमें मिलता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स, कि हमें कब जोड़ना चाहिए। ओके, सो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि हमें किसी भी सेल को कब पैरेलल में कनेक्ट करना चाहिए, मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हैविंग डिफरेंट ईएमएफ एंड सेम ईएमएफ, एंड डिस्कस द कंसेप्चुअल पार्ट। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, जिसमें सेल्स सीरीज में भी होंगे साथ में पैरेलल में भी होंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो आप वीडियोस को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।